Hello everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. I hope you are doing very well and you are preparation for your examination. So now we will discuss a prayer for my daughter. This is the famous poem and written by W.B. Yeats. So let's start now. पहले आप इसके जो टाइटल है इस पोएम का उसी को समझ लीजिए, ए प्रेयर फॉर माई डॉटर। जैसा कि हमें नाम से ही लग रहा है कि ये एक प्रार्थना की जा रही है। किसके लिए? अपनी बेटी के लिए। और कौन है वो प्रार्थना करने वाले? हमारे राइटर W.B. येट्स। ये अपनी जो बेटी है, इनकी बेटी पालने में झूल रही थी उस समय पर, जैसे एक पिता अपनी बेटी को लेकर के चिंतित है आने वाले समय के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। तो ये पोएम पूरी तरीके से इसी थीम पर बेस्ड है कि वो अपनी जो उनकी बेटी है छोटी सी, जो पालने में झूल रही है और सो रही है, उस समय पर वो सो भी रही है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि W.B. येट्स की जो एकदम छोटी सी बेटी है, वो पालने के अंदर झूलते हुए सो रही है, और सोती हुई अपनी बच्ची को देख करके W.B. येट्स इस पोएम को लिखते हैं। ये वो समय था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, तो कहीं ना कहीं हम देखें तो अनस्टेबिलिटी थी पूरे वर्ल्ड के अंदर। कहीं से भी कुछ भी जो था वो एक तरह से देखा जाए तो पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं था। ठीक है, तो इस तरह का वो सिनेरियो था जिस टाइम पर ये पोएम लिखी गई। चलिए देखते हैं। मैंने इसीलिए यहाँ पर एक पिक लगाई भी है सोते हुए बच्चे की, तो आप टाइटल से भी पहचान सकते हैं। और ये पिक ही अपने आप में बहुत बड़ा हमें एक मैसेज दे रही है कि किस समय पर ये पोएम लिखी गई और W.B. येट्स ने अपनी बेटी के लिए कितने उनके अंदर फीलिंग्स रही होगी अपनी बच्ची को लेकर के कि उन्होंने इस तरह की पोएम को यहाँ पर क्रिएट किया। ओके, this poem was written in 1909, shortly after World War I and the Irish Civil War, and reflects Yeats' concern for his newborn daughter in a world he saw as increasingly violent and unstable. ये पोएम जो लिखी गई 1919 में, ये वो समय था जब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो और आयरिश सिविल वॉर उस समय पर चल रहा था या तभी ख़त्म हुआ था, ऐसे समझिए कि उस समय पर था। और उसी समय पर ये दोनों चीज़ें ही उनको देखने को मिली थी, किनको? W.B. येट्स को। और तभी इनकी बच्ची का जन्म होता है। तो इसका रिफ्लेक्शन वो ये देख रहे थे कि मेरी जो न्यूबॉर्न डॉटर है, क्या संसार में जो वो देख रहे हैं इतनी हिंसा, इतनी अनस्टेबिलिटी, और क्या इस माहौल में उनकी बच्ची जो है बड़ी होगी? उन्हें ये चिंता सता रही है। ठीक है, उनको ये फ़िक्र है कि जो उनकी न्यू बॉर्न डॉटर है, संसार की जो हालत है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुआ होगा आप समझ सकते हैं, फिर आयरिश सिविल वॉर, तो ये सारे चारों तरफ वॉर चल रहे थे और वो ये सब देख रहे थे W.B. येट्स से। तो उन्हें ये लगा कि क्या मेरी बच्ची भी इस वायलेंट और अनस्टेबल जो एटमॉस्फेयर है, क्या उसमें ग्रो अप करेगी? यहाँ पर ये इनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनको ये वरीड हैं अपनी बेटी को लेकर के। स्टैंजा फर्स्ट की बात कर लेते हैं कि स्टैंजा फर्स्ट में उन्होंने क्या कहने की कोशिश की। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट पढ़ेंगे पूरी पोएम का, यानी पहले हम टेक्स्ट पढ़ लेते हैं और उसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे समरी को डिस्कस करेंगे। Stanza first. Once more the storm is howling and half hide under this cradle hood and covered. My child slips on, there is no obstacle but grey greasewood and one bare hill, whereby the haystack and roof leveling wind. Tread on the Atlantic can be stayed, and for an hour I have walked and prayed because of the great gloom that is in my mind. यहाँ पर स्टैंजा फर्स्ट में कहा जा रहा है, फिर से तूफ़ान गरज रहा है और आंधी छाई है, और ये जो मेरी बच्ची पालने की छाँव में सोई है, सिर्फ ग्रेगरी के जंगल हैं और नंगी पहाड़ियाँ हैं जो अटलांटिक से थोड़ी सी हवाओं को रोक रही हैं। मैंने 1 घंटे तक टहल कर अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की कि वो जब बड़ी हो, क्या बड़ी हो? बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम दैट इज़ इन माई माइंड, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरी बच्ची जो पालने में बहुत आराम से सो रही है और मैं ऐसा एटमॉस्फेयर फील कर रहा हूँ कि तूफ़ान गरज रहा है, आंधी छाई है और मेरी बच्ची जो पालने में सोई है,
सिर्फ ग्रेगरी के जंगल और कुछ नंगी पहाड़ियाँ जो कि अटलांटिक से आई हैं, वो हवाओं को थोड़ा रोक रही हैं। ठीक है, वही थोड़ा सा रोक रही हैं। एंड फॉर एन आवर, और मैं 1 घंटे से अपनी बेटी के लिए टहल टहल कर प्रेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन भारी है, या जिसको कहते हैं ना कि मेरा मन काफ़ी उदासी भरा है, तो इसलिए मैं अपनी बच्ची के लिए क्या कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ। यह है स्टेंजा फर्स्ट में उनकी जो है, यहाँ पर ग्लूमी को दिखाया गया है उनके, कि वो बहुत ज़्यादा अभी उदास हैं, बहुत ही अपने को फ़ील कर रहे हैं कि वो चिंतित हैं अपनी बेटी के लिए। स्टेंजा टू में फिर से वही बात है। आई हैव वर्कड एंड प्रेड फॉर दिस यंग चाइल्ड एन आवर। मैं अपनी छोटी बच्ची के लिए 1 घंटे से टहल टहल कर प्रार्थना कर रहा हूँ। And hear the sea wind scream upon the tower, and under the arches of the bridge, and scream in the elms above the flooded stream, imagining in excited reverie that the future years had come, dancing to a frenzied drum out of the murderous innocence of the sea. ठीक है, तो फिर से दूसरी वाली जो हमारी वो है स्टेंजा, उसमें फिर से कहा जा रहा है, वो एक बार फिर से इस बात को दोहराते हैं कि मैं 1 घंटे से उसकी खातिर प्रेयर कर रहा हूँ टहल कर। जब समुद्री हवा टावर पर चिल्लाई, जब पुल की मेहराबें और जल के प्रवाह वृक्षों के ऊपर से आए, तो मैं सोच सकता हूँ, या मैं इस बात की कल्पना कर सकता हूँ कि भविष्य के दिन कैसे होंगे। पागलपन के ढोल जब नाचते हुए आएंगे और समुद्र की निर्दोष क्रूरता से निकलकर वो आगे की ओर बढ़ेंगे। यानी यहाँ पर पूरी तरीके से जो हवा है और जो समुद्र है उनके बारे में बात चल रही है, जो पुल वगैरह हैं उनको लेकर के बात चल रही है कि कितना ज़्यादा तेज़ बहाव होता है जब एक समुद्र अपने जो है लहरों को इधर से उधर करता है। तो इसी तरह जो भविष्य के फ्यूचर के जो साल हैं वो भी आएंगे, और जब वो आएंगे तो वो कहीं ना कहीं पागलपन के ढोल पर नाचते हुए, डांसिंग टू ए फ्रेजिल ड्रम, है ना, तो पागलपन के ढोल पर नाचते हुए आएंगे। यानी जैसे जैसे बच्ची बड़ी होगी तो थोड़ा सा अपने अंदर, उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, मगर ओवर कॉन्फिडेंस भी होगा। आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी, और वो उसकी मासूमियत, जो समुद्र की लहरों की मासूमियत है, उसका कत्ल कर देगा। यानी वो उसको जो समुद्र की निर्दोष क्रूरता से निकलकर वो फिर आगे की तरफ बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो उनकी बच्ची बड़ी होगी, यहाँ पर तुलना उन्होंने समुद्र से की है कि जो उसके अंदर एक तूफ़ान आता है तो किस तरह वो शांत समुद्र को भी क्या कर देता है, उसकी जो इनोसेंस है उसका मर्डर कर देता है। इसी तरह जब उनकी बच्ची बड़ी होगी, समाज के अंदर देखेगी कि इतनी मतलब इतना एक वॉफुल इन्वायरमेंट है, एक भयानक इन्वायरमेंट है, तो उसकी भी कहीं मासूमियत ख़त्म ना हो जाए इतना ज़्यादा वॉयलेंट देख करके। अब चलते हैं स्टेंजा थर्ड की तरफ। स्टेंजा थर्ड में अब वो बात करते हैं अपनी बच्ची को लेकर के। May she be granted beauty and yet not beauty to make a stranger's eyes distraught, or hers before a looking glass for such, being made beautiful overmuch, consider beauty a sufficient end, lose natural kindness and may be the heart revealing intimacy, the choose is right and never find a friend। आगे वो अपनी बच्ची के लिए कहते हैं कि जब मेरी बच्ची कल के दिन बड़ी होगी तो क्या वो बहुत सुंदर होगी? अगर ऐसा है तो बिल्कुल इतनी ज़्यादा सुंदर ना बने कि जो स्ट्रेंजर्स हैं उनकी आंखें उसको देख करके क्या हो जाएं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, डिस्ट्रॉट हों, मतलब उसकी तरफ देख करके अजनबियों की जो आंखें उसकी सुंदरता को देख करके डिस्ट्रैक्ट होंगी, और जाहिर सी बात है उनमें अट्रैक्शन होगा तो मेरी बच्ची की मासूमियत को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर ये उनकी थोड़ा मतलब जो है फ़िक्र है अपनी बच्ची को लेकर के। या जब वो आईने में खुद को ही देखेगी तो वो अपनी ही सुंदरता को देख करके खुद ही बहुत ज़्यादा, एक होता नहीं कि खुद ही इंसान अपने में आत्ममुग्ध हो जाता है अपनी ही सुंदरता देखकर, तो उस तरह का तो नहीं होगा। कंसिडर ब्यूटी ए सफिशेंट एंड, हाँ मैं ये तो चाहता हूँ कि वो सुंदर हो, लेकिन उतनी ही जितना स्वाभाविक है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा सुंदरता उसकी कोमलता को छीन लेगी और उसे कभी एक अच्छा मित्र नहीं मिल पाएगा। तो उससे क्या होगा कि उसको कभी भी एक अच्छा मित्र इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि जो लोग आत्ममुग्ध होते हैं अपनी ही सुंदरता पे जो है थोड़ा इतराते रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको फिर कभी किसी दूसरे का जो है साथ वो प्राप्त नहीं होता। तो नेचुरल काइंडनेस तो होनी चाहिए, ये तो वो चाहते हैं अपनी बच्ची के अंदर कि नेचुरल ब्यूटी हो, नेचुरल काइंडनेस हो, लेकिन ओवर ब्यूटी या ओवर काइंडनेस उसके अंदर बिल्कुल भी ना हो, तो ओवर मच कुछ भी ना हो। ऐसा उनकी प्रेयर है अपनी बेटी को लेकर के।
स्टेंजा 4 आगे वो एक एग्जांपल देते हैं कि एक हेलन नाम की लड़की हुई थी तो उसके साथ क्या हुआ था। तो हेलन बीइंग चूजिंग फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम ए फूल while that great queen that rose out of the spray being fatherless could have her way yet choose a bandy-lashed smith for man. It's certain that fine women eat a crazy salad with their meat whereby the horn of plenty is undone. हेलन को चुना गया, फिर भी उसको क्या रहा, हेलन को एक रानी के तौर पे चुना गया क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका जीवन एकदम नीरस हो गया। क्यों? क्योंकि उसने एक मूर्खता कर दी जो बाद में उसके दुखों का कारण बनी। वह एक ऐसी रानी थी हेलन जो कि समुद्र से निकली हुई रानी थी। मतलब समुद्र से निकले, उसके बारे में ये था कि उस लड़की को इतनी सुंदर थी कि उसे समुद्र ने पैदा किया था और समुद्र की रानी ही उसको बनाया गया बाद में। अपने तरीके से वो चल सकती थी, अपने तरीके से अपने जीवन को ढाल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने एक अजीब लोहार इंसान को चुना और जो कि उसका प्रेमी बना लोहार, और वो काम करता था लोहारी का। समझ सकते हैं आप कि एक रानी होकर के वो किसी लोहार को चुन रही है पति के रूप में, तो फिर उसका क्या मतलब सेंस रहा होगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसने लोहार को चुना और सुंदर नारियाँ अक्सर पागलपन की सलाद खाती हैं और समृद्धि के सींग को खो बैठती हैं। तो जो उनको मिल सकता था, यानी कि जो उनको यश मिल सकता था, वो ना मिल करके, बल्कि क्योंकि उसने एक लोहार को चुन लिया, तो यहाँ पर उसको कहीं ना कहीं प्रेस्टीज को उसको अपनी खोना पड़ा था। तो ये था हेलन की कहानी। हेलन क्या थी, एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ कि हेलन जो थी, कहा जाता है कि उसको जो सी है उसने जन्म दिया था और वो सी की क्वीन थी। एक महान रानी के तौर पे उसको जाना जाता है, लेकिन उसने बेवकूफ़ी कर दी अपनी सुंदरता के ज़रूरत से ज़्यादा सुंदर होने के कारण। उसे अपना मतलब आत्ममुग्ध थी और एक इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की कि उसने एक लोहार को चुना अपने पति के रूप में। तो ज़्यादा सुंदर स्त्रियां हमेशा बेवकूफ़ी का सलाद खाती हैं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी जो प्रेस्टीज थी उसे उसने खो दिया था। स्टेंजा 5 इन courtesy I had heart chiefly learned. Hearts are not had as a gift, but hearts are earned by those that are not entirely beautiful. Yet many that have played the fool, for beauty's very self has charm and wise, and many a poor man that has loved and thought himself beloved, from a glad kindness cannot take his eyes. आगे हमारे WB बोलते हैं अपनी बेटी को लेकर के कि मैं चाहता हूँ कि वो विनम्रता सीखे। दिल किसी को उपहार में नहीं मिलते, कमाए जाते हैं। मतलब दिल को ऐसी किसी को उठाकर ना दे दे, ना किसी का दिल ऐसे ही अपने से ले ले। उनका कहना ये है कि हमेशा वो जब किसी को प्राप्त हो, यानी मेरी बेटी अगर किसी की पत्नी बने, तो वो व्यक्ति उसके दिल को कमाए, ठीक है। जो पूर्ण रूप से सुंदर नहीं, वही सच्चे दिल के होते हैं। यानी जो बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होते, वो लोग सच्चे दिल के होते हैं। कईयों ने केवल सुंदरता के लिए मूर्खता की, पर उसकी सरलता ने उन्हें समझदार बना दिया। आगे वो कहते हैं कि कई लोगों ने क्या किया, जो बेवकूफ़ लोग रहते हैं, तो वो जो मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर रहते हैं, तो बेवकूफ़ी कर जाते हैं। लेकिन बहुत लोगों ने इस तरह की मूर्खता की है पहले पास्ट में भी, और उनकी सरलता, मगर वो इतने ज़्यादा अपने को लेकर के सरल रहे कि एक दिन वो अपनी ही आँखों में समझदार बन गए, और उन्हें उनकी दयालुता के कारण उनको मतलब जो था क्या मिला कि दूसरों की आँखों में प्रसिद्धि मिली। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए अपनी बेटी के लिए कि वो इतना ज़्यादा ओवर मच ब्यूटीफुल हो जाए कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को चुने जो कि बहुत ख़राब हो दूसरे, या फिर वो कुछ इस तरीके का हो कि निष्ठुर हो जाए, उसके अंदर से काइंडनेस ख़त्म हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल ना हो, उसके अंदर काइंडनेस बनी रहे, चाहे वो सुंदर थोड़ी कम भी हो, क्योंकि जो कम लोग सुंदर होते हैं वो समझदार ज़्यादा होते हैं, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। फ्रॉम ए ग्लेड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आइज़। आगे वो कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई उसका दिल ऐसे ही ले ले, बल्कि उसके दिल को उसका प्रेमी कमाए, क्योंकि जो अच्छे दिल होते हैं उन्हें कमाया जाता है, उन्हें गिफ्ट में प्राप्त नहीं किया जाता। नेक्स्ट स्टेंजा 6। स्टेंजा 6 कह रहा है, May she become a flourishing hidden tree, that all her thoughts may like the linnet be, and have no business but dispensing round their magnanities of sound, nor but in merriment begin a chase, nor but in merriment a quarrel. Oh, may she lie like some green laurel, rooted in one dear perpetual place. Okay.
क्वेश्चन नंबर 6, काश वह एक फलती फूलती छुपी हुई पेड़ बने, उसके विचार बिल्कुल चिड़ियों जैसे हों, जो मधुरता से गाती हैं और बातें करती हैं, और उसकी जो बातें हों वो चारों ओर खुशियाँ फैलाएं। झगड़े भी हों तो केवल हंसी हंसी में हों। वह ऐसे हरी लॉरेल की तरह जिए। लॉरेल एक जो है वो एक मतलब बेल होती है, पेड़ की तरह ही होती है, तो वो उसकी तुलना कर रहे हैं अपनी बेटी से। वह ऐसे हरे लॉरेल की तरह जिए जो एक प्यारे स्थिर स्थान में गहराई से जड़ें जमाए। यानी वो लॉरेल क्या करे, एक प्यारे पेड़ की तरह या एक अच्छी तरीके से स्थिर जड़ें अपनी ज़मीन के अंदर जो है वो जमाए। तो कहने का मतलब उनका ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी एक छुपे हुए पेड़ की तरह जो है ग्रो अप करे, उसके विचार बहुत अच्छे हों, जो गहरे हों। वो जब भी किसी से बात करे तो सबको खुशी मिले, उसकी आवाज़ चारों ओर एक म्यूज़िक बखेर दे, इस तरीके का समझिए। यानी एक संगीत में अगर वो झगड़ा भी करे तो हंसी हंसी में करे, वो मतलब जो है झगड़ा भी कोई नफ़रत या उस तरीके से ना करे, और साथ ही वो एक ग्रीन लॉरेल की तरह बड़ी हो, उसकी तरह ज़िंदगी को जिए जिसकी जड़ें गहरी और स्थिर होती हैं। स्टेंजा 7, स्टेंजा 7 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर W.B. Yeats कहते हैं, माई माइंड बिकॉज द माइंड दैट आई हैव लव द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी आई हैव अप्रूव पर prosper but little, has dried up of late, yet knows that to be chalked with hate may well be of all evil chances chef. If there's no hatred in a mind, a salt and battery of the wind can never tear the linen from the leaf. आगे वो कह रहे हैं, मेरे प्रियजनों की सोच जब मैं देखता हूँ कि जो मेरे आसपास के लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, तो मेरा मन इससे दुखी हो जाता है, क्योंकि वो सुंदरता को ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि सुंदरता ज़्यादा दिन तक फल फूल नहीं सकती। और उन्हें ऐसा भी अपने जो है बेटी को नहीं बनाना है कि वो कहीं से भी नफ़रत के बीज बोए या नफ़रत को पाले। घृणा में डूबा मन, उनका कहना है कि जो नफ़रतों को पालता है उन दुर्भाग्य उनके जो है वो मतलब भविष्य में लिखा जाता है। अगर आपके मन में नफ़रत है, घृणा है, तो कोई भी तूफ़ानी हवा आपको ख़त्म कर सकती है। यानी कोई भी आपके ख़िलाफ़ अगर इन्वायरमेंट हुआ तो आप खुद ही ख़त्म हो जाएंगे उस नफ़रत की वजह से। जैसे कोई भी चिड़िया पत्ते से नहीं उड़ सकती अगर तूफ़ानी हवा ना चले। अगर ये तूफ़ानी हवा जो चलती है जिससे चिड़िया उड़ जाती है पत्तों को छोड़ करके, उसकी वजह यही है क्योंकि उसके मन में घृणा होती है तूफ़ान के प्रति। ठीक है, तो ये था, वो कभी नहीं चाहते कि उनकी बेटी के अंदर कहीं से भी कोई घृणा वाले जो विचार हैं वो आएँ। स्टेंजा 8 है। 8 स्टेंजा कह रहा है, बुद्धिजीवी an intellectual hatred is the worst, so let her think opinions are accursed. Have I not seen the loveliest woman born out of the mouth of plenty's horn, because of her appointed mind, barter that horn and every good by quiet natures understood, for an old blows full of angry wind. बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं वो कभी भी घृणा को सबसे बुरा मानते हैं, वो कभी भी मतलब जो हेट होती है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उनको नफ़रत कभी पसंद नहीं आती, तो नफ़रत उनके लिए क्या होती है, वर्स्ट जैसी चीज़ हो जाती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी बिल्कुल कठोरता से और घृणा से एकदम दूर रहे। मैं उसे सबसे सुंदर महिला तो देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे विचारों में सुंदर देखना चाहता हूँ। एक ऐसी महिला जब वो ग्रो अप करे, जब वो बड़ी हो, तो वो एक ऐसी महिला बने जो अपने विचारों में ज़्यादा सुंदर हो। वो ऐसा ना हो कि इतनी ज़्यादा सुंदर हो कि वो सिर्फ़ अपनी सुंदरता के विचारों में खोई रहे और उसी में खो के सब कुछ खो बैठे। तो ऐसी सुंदर महिला मैं नहीं चाहता अपनी बेटी को बनाना, बल्कि वो कैसा चाहते हैं कि मेरी बेटी विचारों में सुंदर हो, जिसकी वजह से वो सब कुछ ना खोए। और खुशियों के सींग एक पुरानी, आगे वो कह रहे हैं कि कभी-कभी क्या होता है ना कि जो हमारे खुशियों के सींग होते हैं, वो हमारा सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हम क्या कर देते हैं कि हम खुद को उसमें डुबो लेते हैं। तो हमारी खुशियाँ सिर्फ़ इस बात से नहीं होनी चाहिए कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा सुंदर हो तो मैं इसी बात से खुश हो जाऊँ, नहीं। मैं चाहता हूँ कि वो विचारों में सुंदर हो ताकि वो अपना सब कुछ ना खो पाए। ठीक है? ऑल ब्लोज़ फुल ऑफ एंग्री विंड, आगे बोल रहे हैं कि जो तेज़ हवाएं होती हैं वो हमेशा पुराने विचारों को खो देती हैं। स्टैंजा 9, कंसिडरिंग दैट ऑल all had a driving hands, the soul recovers radical innocence and learns at last that it is self-delighting, self-appeasing, self-affrighting, and that its own sweet will is heaven's will. She can, thou every face should score, and every windy quarter. How?
और एवरी ब्लोज बस्ट बी हैप्पी स्टिल। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जब नफ़रत मिट जाती है और हमें अपनी मासूमियत दोबारा मिल जाती है और जानती है कि वही इच्छा ईश्वर की इच्छा है, तब वे चाहे सारी दुनिया भी उसके अपोजिट खड़ी हो, वे हर दिशा हर तूफान से आए, फिर भी वे सुखी रह सकती है। उनका कहना यह है कि मैं चाहता हूँ अगर मेरी बेटी के अंदर नफ़रत ही नहीं रहेगी और जो उसकी नफ़रत है वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसकी मासूमियत को कोई नहीं छीन सकता। चाहे सारी दुनिया भी उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए तो भी उसे कभी भी ऐसा फ़ील नहीं होगा कि वो अकेली है या उसे सब कुछ अकेले फ़ेस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नफ़रत है ही नहीं, तो उसके अंदर मासूमियत है और मासूमियत की हिफाज़त ऐसे की जाती है जैसे स्वीट हेवन की हिफाज़त की जाती है। तो मतलब कहने का ये है कि दुनिया फिर उसकी हिफाज़त करेगी क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा मासूम होगी। तो उसकी जो आत्मा है उसके अंदर मासूमियत ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि ईश्वर भी फिर उसकी हिफाज़त करता है जिसके अंदर मासूमियत होती है। स्टैंजा 9 है ये। स्टैंजा 10 की बात कर लेते हैं। स्टैंजा 10 है आपका, and may her bridegroom bring her to a house where all's accustomed ceremonious, where to be loved means to be loved by one, neither alone nor fast nor tread, and every part of body, heart and head, but in that child's sweet company, although it is not learned by the heart, love is learned by the eyes। स्टैंजा 10 कह रहा है काश उसका जो ब्राइड ग्रूम हो यानी उसका जो दूल्हा हो, उसका जो मतलब पति हो, वो ऐसा उसे घर ले जाए जहाँ पर सब कुछ अच्छे से तरीके से हो, जहाँ पर सब कुछ ट्रेडिशनली हो, जहाँ पर सब कुछ कस्टम के हिसाब से चलता हो, सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हों, ना वहाँ पे कोई अकेला ना हो। समझ में आया? मतलब कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो अकेलेपन का शिकार हो, ना वहाँ पर कोई धोखा हो, ना किसी भी तरह का दिल में कोई जो है वो बैर हो। हर बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, हार्ट एंड हेड, उसके शरीर का दिल और दिमाग, उसके शरीर का हर भाग खुश हो, बट इन दैट चाइल्ड स्वीट कंपनी, और वे जाने को प्यार से दिल से नहीं आँखों से सीखा जाता है। आगे वो कहते हैं कि और इस तरह का जो प्यार है जैसा मैं उम्मीद लगा रहा हूँ अपनी बेटी के लिए, मेरी बेटी को इस तरह की कंपनी मिले जो बहुत प्यारी हो, बट इन दैट चाइल्ड स्वीट कंपनी मतलब मेरी बच्चे की जो कंपनी है वो बहुत अच्छी हो, ऑल्दो इट इज़ नॉट लर्न बाय द हार्ट, और ये जो कंपनी हो यानी ये जो लोग हों जो मेरी बच्ची के साथ रहें वो पूरी तरीके से दिल से सीखते हों हर बात को, नफ़रत से नहीं, दिमाग से नहीं। लव इज़ लर्न बाय द आइज़, क्योंकि प्यार को जीता जाता है आँखों के द्वारा। तो मासूमियत आप अपने अंदर रखिए, मासूमियत को ईश्वर भी बचा के रखते हैं। मासूमियत हर इंसान के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर आप मासूम ही नहीं रहेंगे तो आप इंसान भी नहीं रह सकते, क्योंकि एक अच्छे इंसान के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो अच्छा, मासूम और बहुत ही इनोसेंट हो। तो ये बात थी जो कि WB ईट्स चाहते हैं अपनी बेटी के अंदर कि जब वो ग्रो अप करे तो बड़ी होने के बाद उसके साथ जो है किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, बड़े होने के बाद उनकी बेटी किस तरह से होनी चाहिए, और वो उसके इवन कि वो उसके जो है पति उसकी भी कल्पना कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें वो कल्पनाओं में कर रहे हैं, तो उसके पति की भी कल्पना कर लेते हैं कि जब वो उसे अपने घर शादी करके लेके जाए तो उसका घर इतना अच्छा हो जो पूरी प्रथाओं से चलता हो, सारे सेरेमनीज़ हो वहाँ पर, सब एक दूसरे से प्यार करते हों, नफ़रत का कोई नामो निशान ना हो, झूठ, धोखा, अकेलापन ये बिल्कुल भी ना हो। और मेरी बेटी और उसके जो हस्बैंड हैं उन दोनों की बॉडी और उनका हर पार्ट प्लस दिल और दिमाग सब चीज़ें उनकी अपने आप में खुशी फ़ील करें, जो वो एक साथ रहें। और मेरी बच्ची की जो कंपनी है वो इस तरह की होनी चाहिए कि जो दिल के द्वारा सीखते हों ना कि दिमाग के द्वारा, और आँखें जो हैं वो प्यार को सिखाती हैं। अंडरस्टूड? बहुत अच्छी पोएम थी ये, अपनी बेटी को लेकर के WB ईट्स ने लिखी थी। बस अब इतना ही है। फिलहाल आप ये 10 स्टैंजा अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अंदर का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है, तो आप इसको और भी अच्छी तरीके से पढ़िएगा और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूअसली रखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इसकी समरी को लेकर के अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम इसकी समरी का डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद इसका क्रिटिकल एनालिसिस का डिस्कशन करेंगे। इस तरह आपको 3 वीडियो देखने को मिलेंगे आपको इस यूट्यूब चैनल पर। ये 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, चलिए चैनल को छोड़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।